हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सक्सेस क्लासेस। चलिए आज हम आपको समझाते हैं गुणनखंड विधि क्या होती है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने ये अच्छी तरह समझा दिया था कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि क्या होती है और कैसे हम प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से दो चर एक्स वाई का मान हम फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए आज हम ये सीखते हैं कि उन्हीं दो चर एक्स और वाई का हम मान वज्र गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे। समझ लो। तो पहले ये समझता है कि वज्र गुणनखंड विधि होती क्या और इसको कैसे हम इससे एक्स वाई का मान फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए दो रैखिक समीकरण के मानव रूप लेके गए यहाँ पर a1x b1y प्लस का c1 a2x प्लस b2y प्लस का c2। तो चलिए पहले मैं इसको थोड़ा आपको समझाता हूँ, फिर मैं समझा पहले मैं इसको लगा के दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ वज्र गुणनखंड विधि क्या होती है। तो पहले मैं इसको कुछ समय के लिए विलोपन विधि सॉल्व करूँगा। देखिए यहाँ से एक्स और वाई का मान फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट मान फाइंड आउट कर सकते हो आप। देखिए कैसे। अब देखिए अगर इसमें हमें क्या करना पड़ता था, हमें ये करना पड़ता था कि अगर हमें एक्स का मान ज्ञात करना है या फिर वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो हम पहले एक चर को क्या करते गायब कर देते है ना, और दूसरा चर हमें मिल जाता था। तो वहाँ से हम एक्स और वाई का मान फाइंड आउट करते हैं विलोपन विधि से। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, इनके एक टर्म को हम सेम करेंगे, y को सेम करेंगे। तो y को सेम करने के लिए हम क्या कर देते हैं कि जो y का गुणांक है समीकरण 1 में उसको समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे और समीकरण 2 में जो y का गुणांक है उसको समीकरण 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे विलोपन विधि से जब करते थे। तो करिए यहाँ से, यहाँ पर समीकरण 1 में y का गुणांक क्या है b1, तो इसको समीकरण 2 में गुणा करेंगे और समीकरण 2 में जो y का गुणांक है उसको समीकरण 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन है, b2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे कराएंगे। तो करिए b की गुणा इधर कराएंगे b1 की गुणा, तो ये हो जाएगा a1 b2x प्लस b2 गुणा b1 से तो आ जाएगा b1 b2y प्लस का b2 गुणा c1 तो ये हो जाएगा c1 b2। इसको समीकरण थर्ड मान लेंगे। उधर b1 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो b1 की जब कराओगे तो ये हो जाएगा a2 b1x प्लस का b1 की b2 से तो क्या जाएगा b1 b2y प्लस का b1 की c2 से b1 c2 समीकरण 4। अब इसका y टर्म क्या हो गया, सेम हो गया, y टर्म सेम हो। तो जब ये सेम हो गया तो हम इसको घटाएंगे तो y टर्म क्या आ जाएगा, हट जाएगा हमारा, तो हमें x का मान डायरेक्टली मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, यानी 3 में से 4 को क्या माइनस कर देंगे। तो माइनस करोगे तो सारे चीज़ बदल जाएंगे ना, ये माइनस ये भी क्या जाएगा माइनस। अब ये टर्म सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ घट जाएगा तो इसमें से इसको घटाइए, पहले वाले में से दूसरे को, तो हो जाएगा a1 b2x माइनस वो प्लस था ये माइनस हो गया a2 b1x इक्वल टू प्लस यहाँ क्या लिखा है c1 और ये लिखा c1 b2, इस c1 b2 में से ये घटा देंगे b1 c2, तो माइनस का b1 c2, ये प्लस ये माइनस हो गया और इक्वल टू में क्या चल रहा है 0, इक्वल टू में 0 लेकर चलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना 0 बराबर में चल रहा है, ठीक है, इसमें बराबर 0, यहाँ भी बराबर 0 बराबर में 0 बराबर में 0, ठीक। अब देखिए ये सब कुछ इसको इधर पछांतर करेंगे तो इधर जाएंगे तो सारी वैल्यू क्या इसके निशान बदल जाएंगे। तो यहाँ से x क्या मिल जाएगा कॉमन, तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या चाहिएगा a1 b2 माइनस का यहाँ b1 a2, इसको पहले इसको बंद कर देंगे, इसको सबको इधर पछांतर करेंगे तो जो माइनस वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस इक्वल टू ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी b1 c2 और ये प्लस है तो क्या जाएगा माइनस, यानी c1 b2 और ये गुणे में इधर कहाँ जाएगा बटे में, यानी x इक्वल टू हो जाएगा b1 c2 माइनस का c1 b2 और पान में क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस का b1 a2। ये क्या आ गया, ये x का मान आ गया, x का मान। यानी आपको कोई भी दो चर वाली रैखिक समीकरण दी गई है उसमें आपको a1 b1 c1 c2 का मान पता है, आप यहाँ डायरेक्टली रख दीजिए तो आपको डायरेक्टली x का मान मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और शायद इतना याद करना आसान भी नहीं है। फिलहाल मैं ये क्यों करा रहा हूँ, मैं आपको देखिए विलोपन विधि से ही
आपको वज्रों विधि बनाई गई है, इसलिए मैं विलोपन विधि से यहाँ से एक्स वाई का मान फाइंड आउट कर रहा हूँ, फिर ले चल रहा हूँ गुणनखंड विधि में कि वहाँ गुणनखंड विधि कैसे बनी हमारी। बात समझ रहा हूँ। तो अभी आपको ये नहीं याद रखना, फिलहाल आप समझे कि अगर आपको पता है, अगर ये आपको फॉर्मूला याद है, अगर इसे आप याद कर सकते हो तो डायरेक्ट वहाँ से दो चर वाले जो रखे समीकरण मिलेंगे आपको, वहाँ से A1 B1 C2 सबके मान निकाल लीजिए, उन्हीं को इसमें पुट कर दो, आपको डायरेक्टली एक्स का मान मिल जाएगा। बस समझो। तो आपको बार बार घटाना जोड़ना नहीं पड़ेगा ये सब, लेकिन आपको लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा। अगर याद कर सकते हो तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो आपको जो फंडा बताया ना तरीका, अब वही आप अडॉप्ट करिए, नो प्रॉब्लम। इसमें मुश्किल है जो आप याद ही कर पाएँ, शायद इतना आसान नहीं है। तो चलिए समझ में बताता हूँ। तो हमें x का मान मिलेगा। अब इस x के मान को हम किसी एक पर दीजिए, समीकरण 1 या समीकरण 2 में, तो हमें वहाँ पर y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x का मान 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखे x का मान। तो चलिए ये समीकरण 1 है ना, इसमें x का मान रखते हैं x की जगह पर, तो हो जाएगा A1, x की जगह पर क्या देंगे B1 C2 माइनस का C1 B2, और पार में क्या है A1 B2 माइनस का B1 C2 इक्वल, और फिर क्या लिखा प्लस B1 Y प्लस का C1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से ये माइनस है ना, उधर कहाँ जाएगा, सॉरी ये प्लस इधर कहाँ जाएगा माइनस में, इसको भी उधर ले जाइए, ये सब कुछ उधर ले जाइए, केवल B1 इसको यहाँ रखिए, बाकी सबको उधर ले जाइए। तो हो जाएगा B1 Y, इसको यहाँ रखिए, बाकी सबको उधर ले जाइए, तो ये C1 इधर माइनस में जाएगा, तो माइनस का C1, ये प्लस ये भी इधर माइनस में आ गया, माइनस का हो जाएगा A1 अंदर हो जाएगा B1 C2 माइनस का C1 B2, और पानी हो जाएगा हमारा A1 B2 माइनस का B1 C2। अब देखिए यहाँ से इसकी तिरछा मल्टीप्लाई इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस का C1 इसकी इधर तिरछा मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हो जाएगा A1 B2 माइनस का B1 C2, और ये हो जाएगा माइनस का A1, ब्रैकेट अंदर क्या आ जाएगा B1 C2 माइनस का C1 B2, और पूरे बटे में फिर वही हर A1 B2 माइनस का B1 C2। आपको पता ना, तिरछा मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर पूरे बटे में आएगा, और फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे तिरछा, और A1 की इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कराइए, ये हो जाएगा क्या, ये माइनस इसलिए भी माइनस होगा, तो ये A1 है ना, हाँ ये A1 है, तो हो जाएगा माइनस का A1 C1 और ये B2, ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा C1 C2, इधर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, यानी A1 B1 और ये C2, इधर इसकी मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का हो जाएगा A1 C1 और ये B2, और फिर पूरे बटे में क्या A1 B2 माइनस का B1 C2। अब यहाँ से देखो कुछ कैंसिल हो जाएगा जो सेम हो, देखिए यहाँ से A1 C1 B2, A1 C1 B2, ये प्लस ये माइनस दोनों क्या गए कैंसिल हो गए। अब यहाँ ये बच गया, ये तो कैंसिल नहीं होगा, तो चलिए यहाँ से y का मान क्या आ गया, ये आ गया हमारा B1 C1 C2, और यहाँ से क्या आया है ये हमारा आया है माइनस का A1 B1 C2, और पूरे बट्टे में A1 B2 माइनस का B1 C2, ये हमारा मान आया है। देखिए एक मिनट, यहाँ गलत तो नहीं है, चलिए यहाँ देखिए मैंने गलती कर दिया, यहाँ B1 Y लिखा था, हमने केवल Y, तो यहाँ पर हो जाएगा B1 Y। बस सुनो, अब यहाँ से देखिए ये B1 क्या मिल जाए कॉमन, तो यहाँ से B1 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा C1, सॉरी ये C1 था क्या था, ये A1 था, तो ये भी A1 है, जानना ये हो जाएगा A1 C2, तो हो जाएगा A1 C2, ये माइनस का यहाँ हो जाएगा, ये भी गलती हो गया क्या, B1 C2, ये C1 C2 और बटे में A1 B2 माइनस का B1 C2, और ये B1 से B1 क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा।
चलिए देखिए यहाँ से, यहाँ ध्यान होना, यहाँ पर A1 है, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, सॉरी, यहाँ C1 है, यहाँ पर A2 है, ये कहाँ गया, ये A1 और कहीं कुछ मिस्टेक हुई है, चेक लेना फिलहाल। यहाँ पर लेकिन A2 है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये B1 से B1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा Y, ठीक है, और यहाँ हो गया A1 C2 माइनस का C1 A2 और अपान में बच जाएगा A1 B2 माइनस का B1 C2। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा Y का, ये C2 नहीं, ये भी शायद A2 ही है, एक मिनट, जो यहाँ है वही यहाँ पर है, बस है, सॉरी C2 ही है। तो ये हमारा किसका माना गया, ये Y का माना गया। तो तुमने देखा विलोपन विधि से हमने x और y का मान ऐसे है। तो अगर आपको डायरेक्टली A1 B1 C2 की मान पता है, A1 B1 C2 का मान पता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, तो आपको डायरेक्ट x और y का मान मिल जाएगा। तो ये हमने x और y का मान फाइंड आउट। अब देखो इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट देखना यहाँ से, चलिए ध्यान में देखिएगा, इस समीकरण में देख लीजिएगा, अगर इनका एक चीज़ देखिए तुम, अगर मैं इसको थोड़ा रिवर्स करूं, या आप ऐसा कर लीजिए, इसको मैं थोड़ा उल्टा करूं ना, इसको इधर ले जाओ, मतलब ये कहने मतलब है इसको इधर ले, इसको यहाँ ले आओ, तो हो जाएगा हमारा A बटा x को यहाँ ले आओ, उसको इधर ले जाओ, तो हो जाएगा A1 B2 माइनस का B1 C2 और इक्वल टू, ये इधर चला गया, ये इसके मिनट में आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा B1 C2 माइनस का C1 B2 और अपान में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x। और अगर मैं इसको उल्टा करूँ ना, इसको उल्टा करूँ तो इसको भी पलटना पड़ेगा। अब इसको, इसके बटन में कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा, इसके हर में कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ ना, तो ये हो जाएगा 1 बटा A1 B2 माइनस का B1 C2 इक्वल टू, ये अंश हर ऊपर हो जाएगा, अंश नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा B1 C2 माइनस का C1 B2। इसको समीकरण कुछ समय के लिए 5 मान लीजिए, बस में। अब देखो इसी चीज़ को भी यहाँ पर करिए, इसको इधर ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा A1 B2 माइनस का B1 C2 इक्वल टू, ये इसकी जगह का y इसकी जगह पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा A1 C2 माइनस का C1 और ये शायद C1 और ये A2, ये A2 और पान में क्या आ जाएगा y, बस। और इसको वहाँ ले गए, इसको यहाँ ले आए। अब इसको भी रिवर्स करिए, तो इसको, इसके बटन में कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 लिखा होगा, बस ना। तो इसको उल्टा करोगे तो 1 ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 B2 माइनस का B1 C2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा y ऊपर हो जाएगा, मतलब अंश जो हर है वो अंश बन जाएगा, अंश जो हर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा A1 C2 माइनस का C1 A2। इसको समीकरण 6 मान लीजिए। तो इसमें एक चीज़ तुम देख रहे होंगे, तो इनका जो लेफ्ट साइड क्या है वो सेम है, लेफ्ट साइड सेम। इसका भाई समीकरण 5 का देखिए, 1 अपान में A1 B2 माइनस B1 C2, 1 अपान में A1 B2 माइनस का B1 C2। तो ये वाला टर्म का लेफ्ट साइड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो राइट साइड भी क्या आ रहा है, सेम। तो जब लेफ्ट साइड सेम होता है, राइट साइड भी क्या होता है, सेम। तो आपको पता है, आपने एक चीज़ पढ़ी होंगी, अगर A इक्वल टू B इक्वल टू C, ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं कि A बराबर में B और B बराबर में, सॉरी, A बराबर में B और B बराबर में, मतलब कोई भी एक वैल्यू को हम किसी दोनों वैल्यू को बराबर रख सकते हो, कोई नो प्रॉब्लम। तो हम लिख सकते हैं A बराबर में C, तो लिख सकते हैं B बराबर में भी C। जब तीनों वैल्यू आपस में बराबर हों तो हम A बराबर C भी लिख सकते हैं और B बराबर भी C लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि A बराबर B बराबर में C। वही चीज़ यहाँ भी देखिए, इनका ये टर्म क्या है, सेम, तो ये टर्म भी क्या हो सकता है, सेम। तो हम तीनों को क्या ले सकते हैं, इक्वल टू ले सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 5 व 6 से, यानी इसको हम किस रूप में ले सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि x बट्टे में B1 C2 माइनस का C1 B2 इक्वल टू, और फिर लिख सकते हैं
क्या y बटे में A1C2 माइनस का C1A2 इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपान में A1B2 माइनस का B1C2। इन्हीं दोनों समीकरणों को हम इस रूप में लिख सकते हैं और यही हमारी क्या है, यही हमारी वज्र गुणनखंड विधि है, यही हमारी वज्र गुणनखंड विधि है। तो आपको ये याद रखना है कि x बटे क्या होता है B1C2 माइनस का C1B2। बात समझ रहे हो? ठीक, तो यही हमारी क्या है, ये हमारी वज्र गुणनखंड विधि है। बस समझो, इसी को हम कहते हैं वज्र गुणनखंड विधि। और इसी समीकरण को हम एक और तरीके से लिख सकते हो। तो अगर आप यहाँ से अब देखो, आपको A1 B1 C1 और B2 इसको आपको वैल्यू पता हो, इसको वैल्यू मतलब आपको A1 B1 C1 C2 ये तो आपको दो चर रखे समीकरण युग्म से मिल ही जाएगा। आप डायरेक्ट मान सबको इसमें रख दीजिए और फिर एक बार x को इसके बराबर, एक बार y को इसके बराबर रख दीजिए, वहाँ से आपको डायरेक्ट x और y का मान मिल जाएगा। बस करो। तो जैसे अब इसी समीकरण को हम एक और तरीके लिख सकते हैं। याद करना, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है, आपको अगर ये चीज़ याद नहीं रहता है तो आप इसी चीज़ को एक और तरीके लिख सकते हो। अब वो क्या है, देखिए यहाँ से, यहाँ लिख सकते हो कि x और फिर लिख सकते हो B1 B2 या लिख सकते हो C1 C2 और फिर लिख सकते हो y और यहाँ लिख सकते हो क्या अपान में से कर दीजिए x बट्टे में B1 B2 C1 C2 और यहाँ लिख सकते हो A1 A2 और यहाँ लिख सकते हो फिर B1 B1 और B2। इस चीज़ को ऐसे लिख दीजिए, तब आप इजी से आप फॉर्मूला मतलब x और y का मान फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए कुछ नहीं, बस इसी चीज़ को तोड़ मरोड़ करके बनाया गया है, इसी चीज़ को ही तोड़ करके सिंप्लीफाई कर दिया गया है। तो आप ये चीज़ आपको याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब डायरेक्ट यहाँ से इनको सॉल्व करके x y का मान फाइंड आउट कर सकते हो। बस समझ लो। तो क्या लिखना है, x बटे में B1 B2 C1 C2 y बटे में B1 और यहाँ बराबर, ये सब यहाँ बराबर में करेंगे, ठीक है। यहाँ एक, बात समझ लो। तो आपको यहाँ एक लिख के चलना है, ठीक है। तो अब कैसे करना है, देखो यहाँ से जैसे x का मान प्राप्त करना है तो लिखेंगे x बटे इधर तिरछा गुणा इसकी इधर तिरछा गुणा, ठीक। तो B1 C2 तो हो जाएगा B1 C2 और फिर जब दूसरे मल्टीपल आएगा तो चिन्ह माइनस का आएगा और फिर हो जाएगा B2 C1 यानी B2 C1 इक्वल टू, जब y का मान प्राप्त करोगे तो y बटे में क्या आ जाएगा, इसकी इधर तिरछा इसकी इधर तिरछा गुणा, ठीक है। तो हो जाएगा क्या C1A2 तो हो जाएगा C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू 1 अपान में एक बार इसकी तिरछा गुणा एक बार इसकी इधर तिरछा गुणा, तो हो जाएगा A1 B2 माइनस का इसकी इधर चौथा तो हो जाएगा B1 A2। वही चीज़ मिल गई जो हमने यहाँ पर लिखा था। तो बस कुछ नहीं किया गया है, इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया गया है ताकि आपको डायरेक्टली आपको यहाँ पर ये ना लिखना पड़े, आप डायरेक्टली, क्योंकि आपको ये याद रखना आसान रहेगा। और फिर आपको करना है पहले इधर तिरछा मल्टीप्लाई फिर इधर करना, और जब दूसरे मल्टीप्लाई कराओगे तो बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा। बस मित्रों, तो ये याद रखना आसान है कि भाई x अपान में B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2 एक बार इधर मल्टीप्लाई एक बार इधर x का मान, फिर y बटे में एक बार इधर मल्टीप्लाई एक बार इधर मल्टीप्लाई y का मान, फिर 1 अपान में एक बार इधर ये 1 का मान आ जाएगा। बात समझो। अब जिसका भी मान निकालना होगा, जैसे मान लो हमें x का मान निकालना है तो इसको एक बार इसके बराबर में एक बार इसको इसके बराबर में, समझ लो। तो यानी इस वाली वैल्यू को आपको एक बार x वाली वैल्यू के बराबर रखना है और इसी चीज़ को आपको एक बार y के बराबर रखना है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली x और y का मान फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप आपको वज्र गुणन विधि समझ आई होगी। तो ये जो है ना, इसी को कहते हैं वज्र गुणनखंड विधि। और ये जो प्रोसीजर ना यही होता है वज्र, इसीलिए इसको कहते हैं वज्र गुणनखंड विधि। ये जो प्रोसीजर ना, इसकी जो तिरछा या मल्टी ना, इसी को कहते हैं वज्र, क्या कहते हैं वज्र, ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ेगा वज्र गुणनखंड विधि। तो आई हो अब आपको वज्र गुणनखंड विधि याद है। तो आपको ये याद रखिए, ये नहीं भी याद रख तो कोई नो प्रॉब्लम, बस आपको ये याद रखिए, ये याद रखना आसान रहेगा भाई। x अपान में B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 इतना टर्म याद रख लीजिए। फिर B1 B2 इनके सके मान रख दीजिए, इधर मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई, फिर इसकी इधर इसकी इधर, फिर इसकी इधर इसकी इधर, आसान हो जाएगा। बस सुनो। तो चलिए ऐसे नहीं समझ आएगा, मैं एक नंबर लगाता हूँ तो वहाँ से आपको जल्दी समझ आएगा। तो आई होप आपको वज्र गुणनखंड विधि समझ आई होगी। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर इसको यहाँ से बात करता हूँ। चलिए मैं हर जगह स्क्रीन खोल लीजिए।
चलिए अब इस विधि को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आपको जो दो चर रैखिक समीकरण युग्म होता है उसकी मानक विधि से आपको मानक समीकरण से क्या तुलना करानी है, यानी a1 b1 b2 c1 c2 का मान निकालना है। तुलना कराइए यहाँ से, a1 x प्लस का b1 y प्लस का c1 की तुलना इससे करा देंगे, इसको a2 x प्लस का b2 y प्लस का c2 से तुलना कराएंगे। तो देखिए यहाँ से, यहाँ x गुणे में 1 है a1, यहाँ x गुणे में 5, यानी a1 का मान कितना आ गया 5। यहाँ b1 है, यहाँ क्या है 3, यानी b1 का मान कितना हो गया 3। गुणांकों की तुलना करानी है, y गुणे में b1, यहाँ y गुणे में 3, यानी b1 का मान 3। यहाँ अचर पद c1 है और यहाँ अचर पद माइनस का 35, यानी c1 का मान माइनस का 35 हो गया। अब यहाँ x के गुणे में a2 है और यहाँ x गुणे में 2, यानी a2 का मान 2। y गुणे में b2, जबकि यहाँ y गुणे में 4। अचर पद c2, जबकि यहाँ अचर पद माइनस का 28। बात समझिए। अब देखिए ये सारे मान आपको उठा के कहाँ रखना, इसी फॉर्मूले रखना है, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था। चलिए रखते हैं x बारी बारी से, b1 b1 का मान कितना था, देखिए यहाँ से b1 आया हमारा 3 और b2 कितना आया 4। फिर देखिए c1 का मान कितना आया है -35 और c2 का मान कितना माइनस का 28। फिर y इक्वल टू लगाते रह जाए। अब देखिए y का क्या है, बट्टे मत लगे इसे, y का अंदर a1 a2, तो a1 का कितना है 5, a2 का कितना 2। फिर है b1 b2 b1 का कितना है 3, b2 का कितना है 4। चलिए अब निकालिए यहाँ समान x बट्टे में, अब इसकी इधर तिरछा मल्टीप्लाई, इसकी इधर तिरछा मल्टीप्लाई, तो 28 गुणे 3, यानी 3 8 24 के 4 और 3 चौकू 12 और 12 2 14, यानी 144। ये माइनस इसलिए भी माइनस, और फिर यह माइनस का चिन्ह, जब दूसरे को मल्टीप्लाई कराओगे तो बीच में माइनस का चिन्ह आएगा। फिर 4 की 4 5 20 का 0 और 4 3 12, 12 4 12 2 14, 12 2 14, 4 5 20 का 0, हासिल लगे 2, 4 3 12 2 14। अब ये माइनस है इसलिए चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, इसलिए ये प्लस का हो जाएगा। बात सुन करो। अब देखिए y बटे इसकी इधर तिरछा मल्टीप्लाई, इसकी इधर तिरछा मल्टीप्लाई, तो पहले इसकी कराएंगे, तो 35 दूना 70, यानी माइनस का 70, क्योंकि माइनस का है। 28 दूना, अब देखो माइनस का चिन्ह आएगा, जब दूसरे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का चिन्ह आएगा। 28 पंचे, यानी 5 8 40 का 0 और 5 दूना 10 और 10 4 14। अब देखो ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपान में, ये 1 है इसलिए 1 अपान, इसकी इधर तिरछा मल्टीप्लाई, इसकी इधर तिरछा मल्टीप्लाई, 4 पंचे 20 और फिर माइनस 2 3 6। बस है। अब घटाइए यहाँ से x बटे में 140 में से 140 गया, माइनस का 4 बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। y बटे में 170, 140 में से 70 घटा दीजिए, यहाँ 0, 14 में से 7 गया 7, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है, इक्वल टू 1 अपान में 20 में से 6 गया 14। ठीक आ गया। अब आपको इस अचर वाले पद को एक बार इसके बराबर एक बार इसके बराबर रखना है, तो यहाँ रखते हैं, तो लिखेंगे x बटे माइनस का 4 बराबर में 1 बटा 14, और यहाँ लिखते हैं y बटे में 70 इक्वल टू 1 अपान में 14, यानी अचर वाले पद के मान को एक बार x के साथ बराबर में एक बार y के साथ बराबर रखना है। तो चलिए यहाँ से काटे, अब ये इधर कहाँ है गुण, बटे में इधर कहाँ जाएगा गुण, तो इसकी तिरछा गुणा कर दीजिए, तो x बराबर में माइनस का 4 बटे में 14, 2 से काटे 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, यानी x का मान कितना माइनस का 2 बटे 7, ये x का मान आ गया। यहाँ से देखें इसकी इधर तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y इक्वल टू हो जाएगा 70 कम 70 बटे में 14, 14 कम 14, 14 पंचे 70, यानी y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 5। बात समझे। तो ये हमारा x और y का मान आ गया। तो आई होप आपको वज्र गुणनखंड विधि आपको बहुत आसान लगेगी, बशर्ते आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर ये चीज़ आपको याद रखेगी ना तो ये विधि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, और एक्स वाई का मान निकालना बहुत आपके लिए ईजी हो जाएगा। बस अब देखा तुमने एक्स और वाई का मान कितना आसान निकला है। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हमको वज्र गुणन विधि आसान होती है, लेकिन उसके लिए आपको ये याद होना चाहिए, ये प्रोसीजर पूरा।
अब याद देना कोई कठिन है नहीं, x बटे b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2, एक बार इधर इसकी इधर, इधर इसकी इधर, फिर इधर इसकी इधर, समझ रहे हो। फिर उसी अचर पद को एक बार x बराबर एक बार y के बराबर में रख देना है, सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको वज्रगुणन विधि अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो आगे है, तो अभी मैंने प्रश्नावली स्टार्ट नहीं किया, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली स्टार्ट करूँगा। तो आई होप आपको वज्रगुणन विधि समझ आई है, अगर आई है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी वज्रगुणन विधि अच्छे तरह समझ आ जाए। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।